हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग एक आरडीआई पजल का डिस्कशन करेंगे। बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन से ये क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कंसर्न डाला कि यार एलआर में थोड़ा सा बेस बेटर लगने लग गया है, डीआई में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो डीआई का एक बेसिक पजल पकड़ा है मैंने, ऑल्दो वो फेसबुक ग्रुप में ऑलरेडी अपडेटेड था। शायद एलआरडीआई पजल 16 था वो, जो कि फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट किया गया था, उसका डिस्कशन करेंगे। मे बी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो, बट कुछ नई चीज़ें जो शायद हार्ड लेवल पजल्स में आपके काम आ सकती हैं, आपकी कैलकुलेशंस को इजी बना सकती हैं, वो सारे पॉइंट जो मैं इस वीडियो में कवर अप करने का ट्राई करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल येट, जरूर कर लो उसको। नोटिफिकेशन मिलना ज़रूरी है इस टाइम पे। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, ठीक है। और टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको चेक कर सकते हो। एंड कल मैंने एक चीज़ बताई थी वीडियो में कि यार हम लोग LRD ऑफ द डे टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी डालना स्टार्ट कर देंगे। तो जिन्होंने भी LRD ऑफ द डे टेस्ट पहले नहीं दिए थे, अराउंड 30 टेस्ट अपडेट हुए थे, जिन्होंने पहले नहीं दिए थे वो अब दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के पजल के साथ में। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। DI के चार्ट्स जब सामने देखने को मिलते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत बारी आपने देखा होगा कि आप डर जाते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि मॉक कंडीशन में आपके पास सामने बार चार्ट आया या लाइन चार्ट आया, आपको डर सा लगने लगता है, आप उसको अटेम्प्ट करने से थोड़ा सा दूर भागते हो कि यार इसको अटेम्प्ट करने की नौबत ना आए, बाकी के सेट देखे। तो हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, क्योंकि डीआई जो है ना, जब सॉल्व करने की बात आती है यार, इस तरह के चार्ट्स को देखना, डेटा नोट डाउन करना थोड़ा सा बोरिंग रहता है एज कम्पेयर टू एलआर पोर्शन। एलआर थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़्यादा है। कल जैसे हमने एक पजल किया, बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग पजल था वो। बट अगर मैं डीआई की बात करूँ तो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो इसीलिए स्टूडेंट जो है वो सॉल्विंग से थोड़ा दूर भागते हैं एंड इवेंचुअली जब मॉक कंडीशंस की बात आती है तो डरे डरे रहते हैं डीआई पोर्शन से। तो थोड़ा सा डीआई का आज बेसिक लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे भी क्या मैक्सिमम हम लर्निंग ले सकते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। Now it says that the bar graph given below shows the sales volume of washing machine manufactured by a company named PQR Private Limited during the period 2006 to 2012 का डेटा है, और ये जो सारा डेटा है इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स गिवन है, ठीक है। तो अगर किसी का वैल्यू गिवन होगा लेट इट बी 10, तो इट सिंपली मीन्स दैट इट इज 10,000। सिमिलरली इफ वैल्यू इज गिवन एज 14, then it will be 14,000 so on. Now the line graph given below shows the opening and closing stocks of washing machine with the company during the given period. तो opening and closing stocks भी 1000 की रेंज में ही गिवन है। एक चीज़ जो यहाँ पे उसने नहीं बोली है, बट आपके लिए अंडरस्टूड होना चाहिए था कि यार अगर किसी दिन का क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ऑब्वियसली उनको आता होगा, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या कहीं और बैकग्राउंड से जिनको आइडिया नहीं है, मोस्टली होता है वर्किंग स्टूडेंट्स को तो रहता है कि भैया जो क्लोजिंग स्टॉक है किसी भी दिन का, अगले दिन का वो ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक जो है वो बन जाता है। अगर किसी दिन का क्लोजिंग स्टॉक कोई एक्स वैल्यू है तो नेक्स्ट डे का ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो एक्स वैल्यू ही होगा। यार अगर 10 चीज़ें आपकी बच गई लास्ट दिन पे जो क्लोजिंग स्टॉक में शो हो रही हैं, जो बिकी नहीं है, तो अगले दिन का जब ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो उसमें वो 10 वैल्यू ही रहेगी, इस तरह से, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लाइन चार्ट के ऊपर आते हैं कि लाइन चार्ट में क्या क्या गिवन है, अंदर बात करते हैं थोड़ी। सबसे पहले तो अगर मैं इस लाइन चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास ईयर वाइज डेटा गिवन है क्लोजिंग स्टॉक का और ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है। अब 2006 में क्या हो रहा है, 2006 में मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं ओपनिंग का और क्लोजिंग का। सिमिलर 2007 की है, 2008, 9, 10, 11, 12 ये हमारे पास गिवन है। अभी मैंने ये जो चीज़ बताया कि यार एक दिन का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा अगले दिन का वो ओपनिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑल्दो हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो अलग से दे दिए गए हैं, ओपनिंग का भी क्लोजिंग का भी, बट हमें ये आइडिया होना चाहिए कि यार एक दिन का क्लोजिंग जो है वो अगले दिन का ओपनिंग जो है ऑटोमेटिकली बन जाएगा, प्रोवाइडेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात कर रहा हूँ यार ये क्लोजिंग स्टॉक था, मतलब 2006 में अगर ये क्लोजिंग स्टॉक था तो ओपनिंग जो स्टॉक होगा नेक्स्ट का 2006 का ये है, तो 2007 का ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो ये वाला वैल्यू होगा, ठीक है जी। सिमिलरली ये वाला जो वैल्यू है अगले 2008 के लिए वो ओपनिंग स्टॉक रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यू है अगले ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो क्लोजिंग वैल्यू है वो अगले ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। यहाँ पे जो क्लोजिंग वैल्यू है वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो क्लोजिंग वैल्यू है वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ये ऑटोमेटिक सी बात है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर ने नहीं बोला अलग से कि यार क्लोजिंग एंड ओपनिंग का वैल्यू सेम रहेगा, बट उसने वैल्यूज की फॉर्म में लिख दिया। बट आपको पहले से अगर आइडिया होगा तो ऑटोमेटिकली आपको सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम कंडीशन में, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा बार ग्राफ के ऊपर भी कि यार बार ग्राफ क्या कह रहा है। ये सेल्स का डेटा दे रहा है 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे ईयर्स का सेल्स का डेटा दे रहा है कि यार 2006 में मेरा सेल्स 25 है, 2007 में 36 है, 40, 45, 55, 60, इस तरह से मेरा सेल्स का जो है डेटा चल रहा है,
ठीक है, अभी तक आते हुए शायद आपको लगे यार कि डेटा को आपस में जोड़ना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट ऑलवेज मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखे बिना चीज़ों को जज मत करो। कई बार पजल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पूछे जाएंगे तो आपको पूरा पजल सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर घुसना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इन विच ईयर्स, कौन कौन से ईयर्स में ऐसा हुआ, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड डिड प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन विटनेस द मैक्सिमम परसेंटेज चेंज ओवर द प्रीवियस ईयर। पिछले साल से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के अंदर चेंज आया हो, मुझे वो फाइंड आउट करना है। मे बी वो इंक्रीज हुआ हो, मे बी वो डिक्रीज हुआ हो। यहाँ पे डायरेक्टली ये बोला गया मैक्सिमम परसेंटेज चेंज। मैक्सिमम परसेंटेज चेंज मतलब कम भी हुआ हो सकता है, बड़ा भी हुआ हो सकता है। हमें परसेंटेज देखना है कि परसेंटेज कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। जो भी मैक्सिमम आ रहा होगा दैट विल बी आवर आंसर। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन। तो भैया अगर प्रोडक्शन का बात हुआ, प्रोडक्शन के लिए एक ये मेंशन्ड है कि प्रोडक्शन इज बेसिकली सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। तो अगर मेरे पास सेल्स है, सेल्स मेरे पास ये वाले चार्ट में है, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक मेरे पास ये वाले चार्ट में है, तो यार प्रोडक्शन निकालने में कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो यहाँ तक आते आते हमें ये समझ में आ रहा था कि यार प्रोडक्शन निकालना कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं। अब ये आपके ऊपर है कि यार आप ये वाला टेबल जो है नोट डाउन करना चाहते हो, टेबुलेट करना चाहते हो इन चीज़ों को या नहीं करना चाहते हो। मेरे हिसाब से टेबुलेट कर लेना चाहिए, सो दैट आपको कोई सिली मिस्टेक करने का ना रहे चांस, आप इजीली जो है वो आगे बढ़ पाओ। ठीक है, मैं एक बार टेबुलेट कर दे रहा हूँ, देन उसके अंदर क्या क्या गहराई है, कैसे कैसे पॉइंट्स को सोचना है, वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले जिस तरह से फॉर्मूला गिवन है उसी तरह से टेबुलेट कर लो, सो दैट कुछ सोचना ना पड़े आपको। एक है प्रोडक्शन का वैल्यू, देन है सेल्स का वैल्यू, देन है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, देन है आपके पास ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू। ठीक है, मैं टेबुलेट कर देता हूँ इसको। नाउ शायद आपके माइंड में आ रहा हो कि यार ईयर्स का डेटा यहाँ पे क्यों डाला। भैया मेरे पास लेफ्ट में जगह नहीं बचा, इसीलिए मुझे डालना पड़ा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई फाई चीज़ नहीं करा मैंने, नॉर्मल मैंने बस डेटा नोट डाउन कर लिया कि प्रोडक्शन है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, देन उसके बाद में मेरे पास जो जो डेटा था मैं नोट डाउन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो सेल्स का डेटा मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने डाला यार यहाँ पे 25, यहाँ पे 36, देन यहाँ पे 40, देन अगेन 40, देन उसके बाद में 45, देन उसके बाद में 55, देन उसके बाद में 60। ये आप भी नोट डाउन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक का या क्लोजिंग स्टॉक का। लेट इट बी, पहले क्लोजिंग स्टॉक का बात कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू है हमारे पास 15 का, देन उसके बाद में अगला वैल्यू हमें दिख रहा है 10 का। ऐसे मूव कर रहे हैं यार, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, और ये जो फिगर्स रहेंगी ये स्केल्ड फिगर्स होंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो आपको सोचने का जरूरत नहीं है। अब अगर इसके आगे की बात करूँ मैं, तो ये वाला जो वैल्यू है ना, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये हाफ में नहीं है। हाफ आप समझ पा रहे होगे कि यार हाफ कहीं इसके ऊपर बनेगा, इस पॉइंट पे हाफ बनेगा। 10 और 15 के बीच का जो हाफ है वो 12.5 होगा, जो कि यहाँ पे बनेगा। हाफ से नीचे मतलब मेरे पास जो ये वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 12 ओनली। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू मेरे पास 12 आया। देन इसके आगे बढ़े, 12 के बाद में ये वाला जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल 25। देन उसके बाद का जो वैल्यू है हमारे पास आया 10। देन उसके बाद का जो वैल्यू है 10 के बाद में मेरे पास पहुंचा 15, 15 के बाद में पहुंचा 20। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो वैल्यू था वो मेरे पास 10 था। अब आपको क्या पता है कि यार पिछले दिन का जो क्लोजिंग होगा वही अगले दिन का ओपनिंग है, तो आपको डेटा जो चार्ट है उससे सारी वैल्यूज को रीड करने का जरूरत नहीं है। आपको पता है यार पिछले दिन का अगर 15 है क्लोजिंग स्टॉक, तो इस दिन का ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो 15 होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे 10 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10 होगा। अब अगर ऑटोमेटिकली यहाँ पे 12 था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 12 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 25, सिमिलरली यहाँ पे 10, सिमिलरली यहाँ पे 15। तो अगर कोई अगले ईयर का डेटा चाहिए होगा तो वो 20 हो जाएगा, जो कि अभी तक के लिए रिक्वायरमेंट मेरा है नहीं, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या कहता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो मैं क्या करने वाला हूँ डायरेक्टली कि यार 15 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू +5, तो 25 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 30 ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे भैया 25 + 15 40 लिखेंगे, देन उसमें से 10 रिड्यूस करेंगे, वैल्यू विल बी इक्वल 30। फर्क नहीं पड़ रहा, सही बात है, फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा छोटी हैं। बट जब वैल्यूज बढ़ जाती हैं तो अननेसेसरी हमारा टाइम क्या खराब होता है। हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, देन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल को, देन हमारा जो वैल्यू पहुंचेगा डायरेक्टली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ना, देन छोटा वैल्यू आएगा, उसको ऐड करना भी ईजी होगा, फास्टली जो है वो कर पाओगे। सिमिलरली अगले पॉइंट पे अगर मैं चेक करूं, ये पॉइंट क्या कह रहा है यार, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है। 10 माइनस 15 दैट विल बी इक्वल टू -5, तो 36 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल 31। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करूं, 12 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल +2, तो 40 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 42। सिमिलरली नेक्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, 25 माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू 13, तो मतलब 40 + 13 दैट विल बी इक्वल टू 53। सिमिलरली नेक्स्ट केस में 10 माइनस 25 दैट विल बी इक्वल टू -15, तो 45 माइनस 15 दैट विल बी इक्वल टू 30। सिमिलरली वी टॉक अबाउट 15 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू +5, तो 55 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 60। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अगले केस की, तो 20 माइनस 15 दैट विल बी इक्वल टू 5 + 5, तो 60 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 65।
5। इस तरह से प्रोडक्शन के वैल्यूज मेरे पास आ गए। बहुत माइन्यूट सी चीज़ें, क्योंकि अभी डेटा बहुत ज़्यादा छोटा है इसीलिए माइन्यूट लग रहा है, बट जब डेटा बड़ा होगा ना तब आपको समझ में आएगा इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अभी तो शायद लग रहा हो यार वैसे भी तो कर ही सकते थे, सही बात है कर सकते थे क्योंकि वैल्यूज बहुत छोटी है, नहीं फर्क पता चलेगा, बट जब वैल्यूज का साइज बढ़ेगा ना तब आपको फर्क समझ में आएगा कि यार कैसे हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, बाकी थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वहां पे चीजें आपको बताऊंगा कैसे कैसे सोचना रहता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं 2009, और मुझे कंपेयर किससे करना है, ओवर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के हिसाब से मुझे चेक करना है। तो 2009 का जो चेकिंग होगा वो 2008 के कंपैरिजन में होगा। मतलब 2009 2008 मतलब 53 और 42 की अगर मैं बात करूं तो 11 का डिफरेंस आया आउट ऑफ 42। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में देखो 2011 का डिफरेंस एज कम्पेयर 2010, तो यहाँ पे मुझे चेक करना है, मतलब 30 से 60 हो गया, मतलब डबल हो गया, मतलब 30 का डिफरेंस आया ओवर किस पे, 30 पे, तो 100% का इंक्रीमेंट हो गया। 100% का इंक्रीमेंट भैया एक्चुअल में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। बाकी अगर आप 2010 का चेक करोगे, 2010 एंड 9 का आपको कंपेयर करना है, तो 53 से अगर 30 पहुंच रहा है मतलब 23 का डिक्रीमेंट हुआ किस वैल्यू पे, 53 वैल्यू पे। सिमिलरली लास्ट ऑप्शन 2012 एंड 2011, तो यहाँ पे आया 5 का डिफरेंस ओवर 60। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि भाई 30/30 100% का डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो हमारा ऑप्शन जो है डायरेक्टली बी पार्ट होगा। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सोचने लायक था नहीं, तो हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। ठीक है, अब आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल्स ऑफ वॉल्यूम, एवरेज सेल्स वॉल्यूम एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अब मुझे किसकी एवरेज सेल्स की बात हो रही है, मतलब इसका एवरेज निकालना है, देन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो मुझे इसका एवरेज जो निकालना है, दोनों का एवरेज निकालना है, दोनों का एवरेज निकालना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले यार इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में नंबर ऑफ ईयर्स जो कि है 7 उससे डिवाइड करेंगे, देन उसको इन सबको ऐड करेंगे, देन नंबर ऑफ ईयर्स क्या होंगे वो 7 होगा। अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ 10,000 3,500 1,400 6,000 दूर दूर है। अगर 25 से मूवमेंट मेरा 60 तक पहुंच रहा है, आपको दिख रहा है 40 के क्लोज वैल्यूज जो है वो ज़्यादा हैं, देन 45 55 60, यहाँ पे 25 36 ये वैल्यूज पहुंच रही हैं, तो एवरेज मेरा कहीं ना कहीं 40 के क्लोज ही आएगा। सिमिलरली 30 to 65 अगर मैं जा रहा हूँ 31 42 53 30 60, एवरेज मेरा 40 के क्लोज ही आएगा। कुछ बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, बट मैं उतना ज़्यादा श्योर नहीं हो पाऊंगा। मुझे इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि उनका एवरेज क्लोज ही आएगा, बट मैं उतना श्योर नहीं हो पा रहा। तो कैसे श्योर हो जाऊँ, कैसे श्योर हो जाऊँ, क्या मेथड है? एक मेथड तो ये भैया 5 + 6 11 11 5 16 5 21, तो आप यहाँ पे 1 रखोगे, देन आप 2 उठाओगे, 2 + 2 4 4 3 7 11 15 19 24 30, तो आपने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया भैया 301 को आप डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 4 28 7 3 तो आपके पास यहाँ पे एवरेज बन गया भैया 43 का। सिमिलरली आप यहाँ पे पी के लिए सबको ऐड करोगे, डिवाइड बाय 7 करोगे, आपका एवरेज आएगा, देन उनके बीच में आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस देखना था तो वो आप कर लोगे। ठीक है, बट क्या ये एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच है? क्या टॉपर्स लोग जो हैं वो इस तरह से सॉल्व करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। भाई क्या करना है मुझे, मान लो मैं पी को बेस मान लूँ, मान लो मैं सेल्स को बेस मान लूँ, इट्स अप टू मी, इट्स अप टू यू, क्या जैसा आप करना चाहते हो कर लो, लेट इट बी। मैं पी को बेस मानता हूँ, मैंने सोचा कि पी मेरा बेस है, मैं पी के रिस्पेक्ट में ही सारी कैलकुलेशन करने वाला हूँ, तो देखते हैं। अब 30 एंड 25 की अगर मैं बात करूँ, मुझे दिख रहा है 30 इज बिगर देन दैट ऑफ 25। कितना बड़ा है? 5 बड़ा है, तो मैंने क्या लिख दिया भैया यहाँ पे +5। ठीक है, मैं पी को बेस मान के चल रहा हूँ, ये चीज दिमाग में रखना है, पी को बेस माना हमने। अब यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास 35 का, यहाँ पे वैल्यू 36 का, मतलब पी कितना छोटा हो गया? अब ऐसे 5 छोटा हो गया, मतलब आई विल बी मेंशनिंग इट एज -5 हियर। ठीक है, अगले केस पे बढ़ते हैं, यहाँ पे 42 और यहाँ पे 40, डिफरेंस कितने का है? 2 का, बट P बड़ा है एज कम्पेयर टू S, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे +2। सिमिलरली अगला केस 53 एंड 40, P बड़ा है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा +13। सिमिलरली अगला केस 30 एंड 45, तो 15 छोटा है, P जो है 15 छोटा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -15 का। सिमिलरली आगे बढ़ा, यहाँ पे वैल्यू है 60 एंड 55 का, तो P बड़ा है, कितना बड़ा है? 5 बड़ा है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया +5। सिमिलरली अगला केस की अगर मैं बात करूँ 65 एंड 60, तो अगेन P बड़ा है, कितना बड़ा है? 5 बड़ा है, तो हमारे पास इवेंचुअली क्या हुआ? +5 -5 कट हो गया, देन 2 + 13 15 हुआ, -15 ये सब कट हो गए, 5 + 5 10 बचा। अब 10 को डिवाइड करना है 7 से, अब वैल्यू निकाल लो। क्यों 7 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मुझे एवरेज चाहिए, तो एवरेज कैसे आ जाएगा? 7 1 7 3 बचा, 7 4 28, देन उसके बाद में 2 अगेन बचा, 7 2 14 6 बचा, 7 8 56, तो आपके पास में जो वैल्यू बन रहा है 1.428 कुछ बन रहा है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो 10⁻³ की फॉर्म में है, तो मतलब आपका आंसर जो है 1428 के आसपास कुछ आना चाहिए। ऑप्शन देख लो भैया, सी ऑप्शन,
दैट विल बी योर आंसर। अब शायद आप बोलो यार ओवरऑल भी तो ऐड कर ही सकते थे, कर सकते हो, बहुत सही बात है, बट अल्टरनेटिव अप्रोचेस का कुछ मतलब होता है भैया। जब लेवल बढ़ेगा तब बाकी लोग वही वाला मेथड यूज कर रहे होंगे जो अभी आपने यहाँ पे यूज किया, बट आप लोग उनसे कैसे आगे निकलोगे भैया? 3 मिनट 4 मिनट का जो गैप क्रिएट होना है वो कैसे क्रिएट होगा? वो ऐसे ही क्रिएट होगा ना जब थोड़े से एडवांस पजल्स जो हैं, थोड़े से एडवांस टेक्निक्स जो हैं वो आप यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। अब यहाँ पे अगर ईजी के चैनल पे आए हो तो मेरा तो यही फोकस रहेगा कि यार कुछ नया सिखा पाऊँ जो शायद आपको पहले से नहीं आता। अगर आता है तो शायद मुझसे ही सीखा होगा क्लासेस में मैंने, क्योंकि ये बताई हुई चीज़ें हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट में मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बारे में क्या कहा जाए, थर्ड क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इन 2013, अब एक और ईयर का डेटा बीच में ऐड हो गया, 2013 द कंपनी विटनेस्ड, यहाँ पे भी एक बढ़िया सी चीज बताऊंगा, बहुत जगह पे काम आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, द कंपनी विटनेस्ड इंक्रीमेंट्स ओवर द प्रीवियस ईयर ऑफ 7.69% एंड 20% ऑन इट्स प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम। प्रोडक्शन पे 7.69% का इंक्रीमेंट हुआ और सेल्स वॉल्यूम पे 20% का इंक्रीमेंट हुआ। देन कह रहा है कि व्हाट वाज ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ 2014। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी जो बताया था आपको कि यार पिछले दिन का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही नेक्स्ट डे का ओपनिंग स्टॉक जो है वो रहने वाला है। तो मतलब क्या हुआ यार, यहाँ पे अगर वैल्यू 20 था पिछले दिन का क्लोजिंग स्टॉक का, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 20 रहेगा। नाउ बोला गया 20% कौन कितना इंक्रीज हुआ, कौन इंक्रीज हुआ? प्रोडक्शन एंड सेल्स। ठीक है, सेल्स जो है वो 20% से इंक्रीज हुआ। 20% इज नथिंग बट 1/5। ठीक है, तो 60 का 1/5 विल बी इक्वल टू 12। तो अब जो सेल्स है वो हो गया 72, 20% बढ़ के पहुंच गया 72 पे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन की। पिछले ईयर की अगर बात करी जाए, प्रोडक्शन है 65 पे लिख के चल रहे हैं, 65 हमारा प्रोडक्शन है और इंक्रीमेंट हो गया 7.69% का। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, 7.69% ऑफ 65, भैया 5 1 जा 5 3 जा 5 2 जा, देन 13 इंटू 7.69 करेंगे, देन डिवाइड बाय 20 करेंगे, बड़ा लंबा खिंच जाता भैया, समझ के चलो। कैट में फिर भी आपके पास कैलकुलेटर है, बट अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूँ ना, आप एक बटन प्रेस करोगे 2 बार प्रेस होगा, अब 2 बार प्रेस करोगे वो एक भी बार प्रेस नहीं होगा, और आप शायद अगर तीसरी बार प्रेस कर दो तो वो 5-6 बार लगातार प्रेस हो जाएगा। तो उस कैलकुलेटर को मॉक से कैलकुलेटर की तरह मत समझना। मॉक्स वाला कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बट कैट वाला उतना स्मूथ नहीं होता, वो परेशानियां बढ़ा देगा आपकी। तो कैलकुलेटर के सहारे मत बैठना। ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन का मतलब क्या है, सिंपल बात, मैंने जो स्टूडेंट्स को पहले भी समझाया है कि यार आपके पास कुछ परसेंटेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उनमें से कौन कौन सी परसेंटेजेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एक तो है 100%। कि यार कोई भी चीज़ अपने आप पे 100% होती है, तो 100% अगर मुझे चाहिए तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 100%। ठीक है, अब 100% का अगर मेरे पास कोई एक्स वैल्यू है तो मैं 50% कितना आसानी से निकाल सकता हूँ। 50% क्या होगा? x/2, हाफ हो जाएगा। सिमिलरली किसी चीज़ का अगर मुझे 25% निकालना है तो 25% क्या होगा? 50% का भी हाफ, तो मतलब x/2 का भी हाफ, मतलब x/4। सिमिलरली अगर मुझे 20% निकालना है, 20% बेसिकली कितना होता है भैया? 1/5। तो आई कैन से दैट डायरेक्टली x/5। देन उसके बाद में 20% से भी छोटा 10% निकालना कितना ईजी है, कैसे? कि यार 100% का वैल्यू अगर x है तो 10% विल बी 1/10, तो x/10 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। सिमिलरली 10% के बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1%। 10% का और 1% का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 1% बेसिकली क्या है? 100% से 1% अगर मुझे निकालना है तो मुझे 100 से डिवाइड कर देना है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यार x/100 मेरा 1% है। अब अगर मेरे पास 7.69% में मुझे पहुंचना है, 2-3 वेज हैं, ट्राई करूंगा सारी बता दूं, अदरवाइज और क्वेश्चंस लेके और ज्यादा मेथड जो है वो बताने का ट्राई करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे 65 का कितना निकालना है? 7.69%। ठीक है जी, मैंने क्या बोला कि यार 65 का 1% निकालना कितना ईजी है, 100 से डिवाइड कर दो 1% आ जाएगा, मतलब 0.65 है। ठीक है, 0.65 है। अब 0.65 की अगर मैं बात कर रहा हूं, मुझे 7.69% चाहिए, मतलब 7% तो चाहिए होगा, मतलब 7% ऑफ 65 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 7 5 से 35, 45, 4.55 वैल्यू पहुंच गया। ठीक है, अब अगर मैं 1% ऐड करता हूं, तो मेरी वैल्यू कितनी ऐड हो जाती है? 0.65 ऐड हो जाती है। बट यहाँ पे 7% पे मैं रीच कर चुका हूँ, मुझे 0.69% और चाहिए, तो 0.69% जो है 0.65 से तो कम ही रहेगा ना, 0.65 से तो कम ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरी वैल्यू होगी 4.55 प्लस समथिंग दैट विल बी क्लोज टू 5 ओनली। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यार दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 70 ओनली। क्या 70 के आसपास का होगा? मे बी 69.9 पहुंच जाए, मे बी 70 पहुंच जाए, मे बी 69.95 पहुंच जाए, तो वो मेरा लेना देना कुछ है नहीं। मुझे पता है प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो प्रोडक्शन का वैल्यू है 70, सेल्स का वैल्यू है 72,
प्लस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है नहीं, ओपनिंग स्टॉक का आपके पास है 20, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। -2 + 20 विल बी इक्वल टू सी, तो सी विल बी इक्वल टू 18, द वैल्यूज आर इन द टर्म ऑफ थाउजेंड्स, तो मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 18,000। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, यहाँ पे अगर 69.9 बन जाएगा या 69.8 बन जाएगा या 69.95 बन जाएगा या 70 बन जाएगा, मेरे आंसर्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला। तो उसके बारे में ना सोचकर मैं डायरेक्टली अपने आंसर्स पे मूव कर जाऊंगा कि यार मेरा आंसर जो 18,000 होगा। तो 1% का बहुत बड़ा रोल है। छोटी छोटी कैलकुलेशन में अगर आप ब्रेक करोगे तो आप बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़्यादा फास्टली आपका हो सकता है। अगर पूरा पूरा सॉल्व करने के पीछे भागोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जो 3-4 मिनट बचाने की बात करते हैं हम, 40 मिनट का तो पेपर है यार, 3-4 मिनट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। 4 मिनट 40 मिनट्स के पेपर में 10% है, उसको उतना हल्का मत आंको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है वो। अगर अच्छे से सही अप्रोचेस को यूज़ करते हो तो अपना टाइम भी बचाओगे और डीआई में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो कुछ न्यू लर्निंग आपको मिली होंगी इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सपोर्ट नहीं कर रहे हो कर लो। जो लोग ऑपोजिशन में है तो भैया वो तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं डिसलाइक दे दे के, बट आप लोग तो साथ में हो, जुड़े हुए हो, आप तो लाइक्स कर दिया करो। एक लाइक से कुछ नहीं जाना आपका, जरूर लाइक करा करो। आई होप सो आपको समझ में आया। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, हैप्पी लर्निंग, ध्यान रखो अपना, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।